नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है, जिसके दौरान तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद आज कैबिनेट बैठक में किसान कानून वापसी वाले बिल पर मोहर लग गई है। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से कृषि बिल वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया है। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए बिल को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है और अब इसके बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा और तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे। माना यह जा रहा है कि मोदी कैबिनेट जल्द ही इन कानूनों की वापसी पर अपनी मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट की बैठक पीएमओ में आज सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और संसद के शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रही है। संसदीय नियमों के मुताबिक किसी भी पुराने कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया है जो किसी नए कानून को बनाने की है। जिस तरह से कोई नया कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है, वहीं ठीक उसी तरह पुराने कानून को वापस लेने या समाप्त करने के लिए सदन के दोनों सदनों से पारित करवाना पड़ता है। एक नया कानून बनकर ही पुराने कानून को खत्म किया जा सकता है। संसद सत्र में लोकसभा या राज्यसभा में 3 कानूनों के लिए या तो 3 अलग अलग या फिर तीनों के लिए एक ही बिल पेश किया जाएगा। बिल पेश होने के बाद अब चर्चा या बिना चर्चा के बिल पहले एक सदन से और फिर दूसरे सदन से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे। इस दौरान बिल पारित होने में कितना समय लगेगा, ये सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। और संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी बैठक बुलाई है। ये बैठक कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर बुलाई गई है और इस बैठक में कांग्रेस के संसदीय रणनीति समूह के नेता भाग ले रहे हैं। इस बैठक के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर बात की जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हो सकता है कि इस मुद्दे को कब उठाया जाए कि जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सके और सरकार को मुश्किल में डाला जाए। इस बैठक में कांग्रेस ने बड़े नेता शामिल होंगे और इस माना यह जा रहा है कि सोनिया गांधी नेताओं को निर्देश देंगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को सत्र के दौरान उठाया जा सके और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। बताते चले कि 29 नवंबर से शुरू हो रही संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ काफी मुखर दिखाई दे रही है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। सत्र की शुरुआत से ही पहले 28 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसके अलावा राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 28 नवंबर को पार्टी के नेताओं की मीटिंग भी बुलाई। इस बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने और कामकाज को लेकर चर्चा की जाएगी। तो वहीं सत्र में ज्यादा से ज्यादा बिल पास करवाए जाएंगे और अधिक से अधिक काम हो सके, इसके लिए सरकार भी कमर कस चुकी है। तो वहीं जैसे कानून को वापस ले लिया गया और अब सदन में इसकी कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का माहौल चल रहा है। इस दौरान अब भारतीय किसान यूनियन के नेता भी राकेश टिकैत की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। बताते चले एक निजी न्यूज एजेंसी को बताए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार ने घोषणा की है तो वो वास्तविक प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन एमएसपी और 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा एक मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पर भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से पहले अगर सरकार मान जाएगी तो हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव के विषय में हम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि 29 नवंबर को संसद तक होने वाली ट्रैक्टर रैली अभी रद्द नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन 7 ट्रैक्टर जाएंगे और कहा गया है कि ये ट्रैक्टर उन रास्तों से होकर जाएंगे जिन्हें सरकार ने खोला है। साथ ही राकेश टिकैत ने आगे बताया कि रास्ते हमने नहीं बल्कि सरकार ने बंद किए हैं। सरकार से बातचीत के सवाल पर टिकैत ने आगे बताया कि सरकार जब हमें बुलाएगी और समय देगी तब हम अपने सभी मुद्दों पर बात करेंगे। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी थी कि सरकार ने उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है जिनके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने देश से माफी भी मांगी थी।
हालांकि उन्होंने कहा था कि वो किसानों को कृषि कानूनों को समझा नहीं पाए। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया संसद के शीतकालीन सत्र में शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री की घोषणा का किसान संगठनों ने स्वागत किया। उन्होंने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की भी मांग की। ऐसे में राकेश टिकैत ने 22 नवंबर को लखनऊ में कहा था कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता और फसलों का उचित दाम नहीं मिलता, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात नहीं होती, तब तक सरकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि यूपी में अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राज्य का सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है। इस दौरान 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस जनता को लुभाने की कोशिश में लगी है, वहीं सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी भी हर संभव कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मुलाकात की। 1 घंटे तक ये मुलाकात चली और मुलाकात के बाद अब अटकलों का बाजार फिर से एक बार गर्म हो गया है। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि आरएलजी के बाद अब समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है। बता दें कि अखिलेश पहले भी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है। बता दें कि ये संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच तीसरी मुलाकात है और इस बातचीत के बाद संजय सिंह ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के गठबंधन की बात शुरू हो गई है। हालांकि फिलहाल कुछ भी तय नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि एक बार सब तय हो जाए फिर वो इस बात की जानकारी मीडिया तक पहुंचा देंगे। संजय ने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। हम इस बार बीजेपी की तानाशाही और कुशासन को जरूर मात देंगे। तो वहीं एक दिन पहले ही आरएलजी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर चल रही अटकलों पर विराम लगा है। कल ही दोनों दलों के नेताओं अखिलेश यादव और चौधरी जयंत सिंह ने मुलाकात कर गठबंधन को बल दिया था। उम्मीद है कि जल्द ही दोनों नेता मीडिया के सामने आकर गठबंधन का ऐलान करेंगे। और पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होने के मामले में उनके चालक पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी वाहन से ओवैसी महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे थे। अधिकारी ने बताया है कि यह घटना मंगलवार की है, जब वो सोलापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। अधिकारी ने बताया कि ओवैसी की गाड़ी के चालक पर जुर्माना लगाने वाले पुलिसकर्मी को स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बाद में इनाम दिया था और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर चालान करने वाले कर्मी को 5000 रुपए का नगद इनाम दिया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी एक एसयूवी गाड़ी में सोलापुर के सदर बाजार इलाके स्थित सरकारी अतिथि गृह पहुंचे और आराम करने चले गए। मौके पर तैनात पुलिस निरीक्षक रमेश चिताननकिड़ी ने पाया कि उनके कार पर आगे के हिस्से में नंबर प्लेट नहीं लगी है। अधिकारी ने बताया कि नंबर न होने के कारण ओवैसी के ड्राइवर को 200 रुपए जुर्माना देने को कहा गया। मामला सामने आने के बाद ओवैसी के कुछ समर्थक गेस्ट हाउस के बाहर जमा हो गए। मामला बढ़ता देख मौके पर कुछ पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए, जिसके बाद यातायात पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत वाबले ने ड्राइवर से 200 रुपए का जुर्माना वसूला। अधिकारी ने कहा कि इसके बाद सोलापुर के पुलिस आयुक्त हरीश बैजल ने एपीआई चिंतकिड़ी को उनकी कार्रवाई के लिए 5000 रुपए नकद इनाम देकर सम्मानित किया। बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी तेलंगाना के हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। और भारतीय वायुसेना को अपनी खुद की पहली सैटेलाइट मिलने जा रही है। GSAT-7C नाम की ये इस सैटेलाइट की कीमत करीब 2236 करोड़ बताई जा रही है और ये पूरी तरह से भारत में ही तैयार करने के बाद भारत से ही लॉन्च की जाएगी। बताते चले कि इस बाबत खुद रक्षा मंत्रालय ने देश की पहली मिलिट्री सैटेलाइट को खरीदने की अहम मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण खरीद परिषद की अहम बैठक हुई थी। बैठक में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और ऑपरेशनल जरूरतों के लिए मेक इन इंडिया के तहत 2236 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
इस प्रस्ताव में GSAT-7C सैटेलाइट और ग्राउंड हब शामिल है। इस सैटेलाइट और ग्राउंड हब का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम कनेक्टिविटी के लिए किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक GSAT-7C सैटेलाइट से सशस्त्र सेनाओं की लाइन ऑफ साइट से पूरे कम्युनिकेशन काफी सुरक्षित और मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने कहा था कि भारत की जियो स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट भी सेनाओं की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही। उस वक्त बेशक वायुसेना प्रमुख के पद पर थे और इस दौरान एयर चीफ मार्शल चौधरी ने यह भी कहा था कि भारत में पूरा स्पेस इकोसिस्टम सिविल प्रणाली का है, इसमें मिलिट्री भागीदारी की कमी है। ऐसे में देश में सशस्त्र सेनाओं के लिए नेस्टेड और जनरेशन स्पेस टेक्नोलॉजी का अभाव है, लेकिन GSAT-7C अब देश को पहली मिलिट्री सैटेलाइट मिलने का रास्ता खुल गया है। और दिल्ली में 29 नवंबर से अब स्कूल खुलने जा रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह ऐलान कर दिया है। गोपाल राय ने यह भी बताया है कि 29 नवंबर से ही सरकारी दफ्तर भी खोल दिए जाएंगे। दफ्तरों को एडवाइजरी जारी की गई है, साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी की गई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली के अंदर पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो दिवाली से पहले जो स्थिति थी उस वक्त उस स्थिति को आज पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में रूटीन कार्रवाई और कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे और आज एक बैठक में उसमें निर्णय लिया गया है कि उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर जो बाहर की गाड़ियां बैन थी 27 तारीख से CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा। बाकी गाड़ियों पर 3 दिसंबर तक बैन रहेगा। 29 तारीख से दिल्ली में स्कूल और कॉलेज भी खोले जा सकेंगे। 29 नवंबर से सरकारी दफ्तरों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। उनको हालांकि एडवाइजरी जारी की गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अभी कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध हटाए गए थे और निर्देश दिए गए थे कि नियमों का उल्लंघन न करें। इसके लिए मॉनिटरिंग टीम बनाई गई और बताते चलें कि कुल 12,021 निरीक्षण किए गए और 105 साइट पर नियमों पर उल्लंघन करने का काम बंद कर दिया गया। साथ ही बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर दिल्ली के प्रदूषण स्तर में गिरावट जरूर आई है, लेकिन इसका श्रेय सरकार के प्रयासों को कम, मौसम में बदलाव को ज्यादा जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग अलग मौसम में प्रदूषण के स्तर पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए, उसी के आधार पर एक योजना बनाई जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया कि सरकार प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद नियंत्रण के उपाय अपनाना शुरू करती है। उसे इस तरह की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिसमें मौसम विभाग से हवा के बहाव में बदलाव का अनुमान मिलते ही कदम उठाने शुरू कर दिए जाएं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि पाकिस्तान से सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान के पास देश चलाने लायक पैसे नहीं बचे, इसीलिए विदेशों के सामने झोली फैलानी पड़ रही है। दरअसल पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पहले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि देश चलाने के लिए पर्याप्त पैसा न होने से सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से उधार लेना पड़ता है। इमरान ने पैसों की तंगी की वजह से टैक्स कलेक्शन में कमी और बढ़ते विदेशी कर्ज को बताया और कहा कि यह पाकिस्तान की सुरक्षा का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले में जिससे गरीबों की पीड़ा और बढ़ सकती है। इस्लामाबाद ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए $6 अरब के बेल आउट पैकेज के पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए व्यय में कटौती और अधिक टैक्स को लागू करके 800 अरब PKR के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान पाकिस्तान सरकार ने यह भी खुलासा किया कि आने वाले दिनों में देश में मुद्रास्फीति में एक बड़े उछाल के मद्देनजर 2 महीने के भीतर ही कदम उठाने होंगे। वित्त मामलों में प्रधानमंत्री के सलाहकार शौकत तारीन ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के साथ आने वाली कठोर वार्ता के बारे में भी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि न केवल महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी की खपत होगी बल्कि महंगाई की एक और लहर भी उठेगी। ऐसे में तारीन ने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कर संग्रह लक्ष्य बढ़कर 6.1 खरब रुपए कर दिया गया है और सरकार को संसद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान संशोधन विधेयक को भी मंजूरी देनी होगी। तारीन ने कहा है आगे कि अगले कुछ महीनों में बिजली की दरें उनमें भी वृद्धि होगी, जो कि वर्तमान में लगभग 50 पैसे प्रति यूनिट अनुमति है।
साथ ही आपको बताते चलें कि हालांकि तारीन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इसका निर्धारण सर्कुलर ऋण के स्तर पर किया जाएगा।